Hello, welcome to Exams Prep Target channel, a channel dedicated for various exams preparation. Today's topic is capacitors MCQs. पैसिव सर्किट एलिमेंट्स पे डिस्कशन कर रहे हैं. रेजिस्टर्स, इंडक्टर्स और कैपेसिटर्स को हम स्टडी कर चुके हैं. अब कैपेसिटर्स पे एमसीक्यूज इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं. इससे पहले के लेक्चर्स में हमने कैपेसिटर्स की सारी थ्योरी कवर करी है, उसको इन डेप्थ स्टडी करा है. अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उस लेक्चर को देख के आइए, तभी से कंटिन्यू कीजिए. उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. अगर आप उसे देख के इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं तो आपके लिए इस लेक्चर को समझना इजी रहेगा. तो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, ए कैपेसिटर अपोजेस चेंज इन करंट, चेंज इन वोल्टेज, बोथ चेंज इन वोल्टेज एंड करंट और नन. वी नो दैट ए कैपेसिटर अपोजेस चेंज इन वोल्टेज, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी. एंड चेंज इन करंट आपका इंडक्टर की प्रॉपर्टी रहती है एंड रजिस्टर अपोजिट फ्लो ऑफ करंट. ये सारी डिस्कशन और कंपैरिजन हम प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज डैश रिलेटिव परमिटिविटी. रिलेटिव परमिटिविटी को एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करते हैं. ऑप्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इंडिपेंडेंट और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ. देखिए हमने फॉर्मूला भी देखा है. कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाय डी. दैट मीन्स सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव परमिटिविटी. तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए. तो ध्यान से देखिएगा, एक रिलेटिव परमिटिविटी करा है हमने कैपेसिटेंस के कंसेप्ट में के लेक्चर में. एक हम रिलेटिव परमेबिलिटी की भी बात करते हैं, जिसे म्यू आर से रिप्रेजेंट करते हैं, जो आपके एल का फैक्टर इस रिलेटिव परमेबिलिटी पे डिपेंड करता है. तो आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा कि कहीं परमिटिविटी दिया है या परमेबिलिटी दिया है. अगर परमिटिविटी दिया होता तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ हो जाता. तो इसी तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में, पर आपको क्वेश्चन को ध्यान से और अच्छे से स्टडी करना है, तभी आप ऑप्शंस को करेक्टली मार्क कर पाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एयर कैपेसिटर हैज सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ माइका कैपेसिटर. वन इज एयर कैपेसिटर एंड वन इज माइका कैपेसिटर. इफ कैपेसिटेंस ऑफ माइका कैपेसिटर इज 6 टाइम दैट ऑफ एयर कैपेसिटर, देन रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द माइका इज. देखिए एयर के केस में क्या रहती है, कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी. और अगर कोई और मीडियम है, सपोज यहाँ माइका है, या उसे हम एम से सी एम, जहाँ एम है मीडियम, कोई डिफरेंट मीडियम है एयर के अलावा, तो उसके केस में आपकी एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाई डी हो जाता है. तो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इफ द कैपेसिटेंस ऑफ माइका इज 6 टाइम, ठीक है, सी एम इज 6 टाइम ऑफ सी एयर, देन रिलेटिव परमिटिविटी. तो देखिए हमने एक फॉर्मूला भी डिराइव करा था, या अभी भी हम कर सकते हैं. ये फॉर्मूला था, अगर इन दोनों को डिवाइड कर दे, सी एम बाई सी एयर कर दें, तो बाकी फैक्टर्स तो कट जाएंगे. सी एम के साथ क्या आएगा, एक एप्सिलॉन आर का एक फैक्टर आएगा. तो ये एक फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट है, नहीं याद रहता है तो यहाँ से डिराइव हो सकता है. तो इसके साथ कंपेयर करेंगे क्वेश्चन को, तो आपका एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या आएगी, 6. ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस दिस इन सीरीज विल हैव ए टोटल कैपेसिटेंस. देखिए टोटल कैपेसिटेंस और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के इस लेक्चर में हम बहुत से क्वेश्चन कर रहे हैं. हमने रेजिस्टर्स पे भी 2 लेक्चर्स बनाए हैं और उस पर भी हमने बहुत से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे हैं. तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर प्रीवियस ईयर में देख रहे हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं. हमने इंडक्टर्स के बहुत से क्वेश्चन इसलिए नहीं प्रैक्टिस करे हैं, एक ही क्वेश्चन हमने टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पे प्रैक्टिस करा था, क्योंकि उसका हमने कहा था कि सेम ही कंसेप्ट है. जिस तरह से रजिस्टर्स हैं, जिस तरह से रजिस्टर सीरीज़ में बिहेव करता है, उसी तरह से इंडक्टर बिहेव करता है. जिस तरह से रजिस्टर पैरेलली बिहेव करता है, उसी तरह से इंडक्टर बिहेव करता है. बट कैपेसिटेंस के केस में कुछ कंसेप्ट डिफरेंट है. जब हम सीरीज़ की बात करते हैं तो सी टी क्या हो जाता है, C1 C2 C1 प्लस C2. अगर 2 कैपेसिटेंसेज हैं, ये आपका सीरीज़ का केस है. और पैरेलल के केस में क्या हो जाता है, CT इज इक्वल टू C1 प्लस C2. ये चीज़ हो जाती है. तो ये कुछ एक डिफरेंट फार्मूलाज हैं, ठीक है. नॉर्मली जिस रजिस्टर्स और इंडक्टर्स में हम लगाते हैं उसमें इसका अपोजिट रहता है. सीरीज़ में ये इक्विवेलेंट
रेजिस्टेंस या इम्पेडेंस बनेगा और पैरेलल में आपके पास ये डिफरेंट बनने वाला है। तो इसीलिए हम कैपेसिटेंस आपका रेजिस्टेंस और इंडक्टर से कुछ एक डिफरेंट है, इसीलिए हम इसके कुछ बहुत से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ताकि पेपर में अगर इस पर कोई क्वेश्चन आए तो आप वो गलत मार्क करके ना आए। देखिए अब 2 कैपेसिटेंस है, एक 3 माइक्रोफैरेड है, एक 6 माइक्रोफैरेड है, दोनों सीरीज में है। ठीक है, तो नॉर्मली आप अगर ये रेजिस्टेंसेस या इंडक्टर्स होते तो सीरीज में दोनों को प्लस कर देते, बट ये कैपेसिटेंसेस हैं तो अगर प्लस कर देते तो ये क्या आप कर देते 9 माइक्रोफैरेड, और इस तरह का आंसर भी आपके ऑप्शन में रहेगा। तो आप क्या करोगे, सीरीज है, कैपेसिटेंसेस हैं, ये फॉर्मूला यूज़ करोगे तो सी टी क्या हो जाएगा 3 × 6 एंड 3 + 6। तो आप इसे कैलकुलेट कर देंगे और एक आंसर आपके पास आएगा, वो रहेगा 2 माइक्रोफैरेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पैरेलल plate air capacitor is immersed in a oil of dielectric constant 2. The electric field between the plates is। देखिए ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं, हमने बहुत डेप्थ में डिस्कस करा था कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, यहाँ पॉजिटिव चार्ज रहा है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अगर यहाँ पे बीच में डाई इलेक्ट्रिक है तो डाई इलेक्ट्रिक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फैक्टर है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के फैक्टर से डिक्रीज कर जाता है। ये सारी डिस्कशन हम कर चुके हैं, तो आप प्रीवियस लेक्चर को देखिएगा, आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जितना भी डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है अगर वो 2 है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स विल डिक्रीजेस 2 times। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 capacitors of capacitance C1 and C2 are connected in parallel. A charge Q is given to them is shared. The ratio of charges Q1 and Q2. Q1 is equal to C1 V1 and Q2 is equal to C2 V2। अगर ये फाइंड आउट करना है तो ये डिवाइड करेंगे। आप देखिए अगर 2 कैपेसिटर्स हैं, इसका कंसेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। C1 C2 पैरेलल में कनेक्टेड हैं, इसमें चार्ज Q1 है, इसमें चार्ज Q2 है, दोनों को कनेक्ट करेंगे। इसका पोटेंशियल सपोज V1 था, इसके अक्रॉस पोटेंशियल V2 था, तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, चार्जेस मूव करेंगे और ये दोनों एक सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे, और उस पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं, V से डिनोट करते हैं और शेयर्ड पोटेंशियल कहते हैं। और उसका फॉर्मूला भी हम देख चुके हैं, जो क्या रहता है C1 V1 + C2 V2 अपॉन C1 + C2, ये फॉर्मूला रहता है। तो अगर ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है तो दोनों में पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे एंड Q1 Q2 इज इक्वल टू C1 C2। तो आंसर क्या रहेगा आपका, ऑप्शन बी। ठीक है, ये V1 ना होके V हो जाएगा, यहाँ V2 ना होके V हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 कैपेसिटर्स हैव कैपेसिटेंस 25 microfarad when in parallel and 6 microfarad when in series. Their individual capacitances are। कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। ठीक है, जब वो पैरेलल में है तो उनकी कैपेसिटेंस है 25 माइक्रोफैरड। पैरेलल में किस तरह से कैपेसिटेंस निकालते हैं, C1 + C2। अगर वो सीरीज में है तो 6 माइक्रोफैरड है, और सीरीज में हम किस तरह से निकालते हैं, C1 C2 C1 + C2। अब देखिए आंसर्स जो ऑप्शंस है वो पिक कीजिए और देखिए ये दोनों जो इक्वेशंस हमने बनाई हैं वो किस ऑप्शन को सेटिस्फाई करती हैं। अगर हम इस फर्स्ट केस में देखिए C1 + C2 कितना है 25, तो यहाँ वो पुट करा जा सकता है, बिल्कुल करा जा सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, 6 × 25 इज इक्वल टू C1 C2। तो देखिए कैलकुलेशंस करके कि C1 और C2 ये दो वैल्यूज़ हैं, ये C1 है, ये C2 है। अगर दोनों को ऐड कर दें तो इन दोनों का 25 आ रहा है, इसका भी 25 आ रहा है, इसका नहीं आ रहा और नन का हमें नहीं पता है, बट दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये एक वैल्यू आए। देखिए ये कितनी वैल्यू होती है, ये वैल्यू है 150। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आने वाला है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप वैल्यू चेक कर लीजिएगा कि क्या वैल्यू आती है। तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो इस तरह से हम ऑप्शंस को चेक करके भी अपनी कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। तो इस केस में आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज मेड बाय स्टैकिंग n इक्वली स्पेस्ड प्लेट्स कनेक्टेड अल्टरनेटेडली। दिस इज मल्टी प्लेट कैपेसिटर।
ठीक है। मल्टीप्लेट कैपेसिटर का कंसेप्ट अभी तक हम नहीं करा है हमने। देखिए क्या होता है कि जैसे सपोज 2 प्लेट्स हैं, ये कैपेसिटर्स हैं। अगर बहुत सी प्लेट्स हैं और उसे हम इस तरह से कनेक्ट कर दें, अल्टरनेटेडली, अगर ये डिफरेंट पोटेंशियल पे है और ये डिफरेंट पोटेंशियल पे है, तो ये आपका मल्टीप्लेट कैपेसिटर बन जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ कितनी प्लेट्स लगाई, 1 2 3 4 5, 5 प्लेट्स है और कैपेसिटेंसेस कितनी बन रही हैं, C1 C2 C3 एंड C4। कितनी बन रही है, 4 कैपेसिटर्स बन रहे हैं, ये कैपेसिटेंसेस बन रही है। दैट मीन्स 5 के लिए आपके पास 4 बनेगा। अगर मैं ये कहूँ ये प्लेट्स n होती तो कैपेसिटेंस कितनी होती है, n-1। ठीक है। मल्टीप्लेट कैपेसिटर्स का कंसेप्ट इस तरह का है कि बहुत सी प्लेट्स रहेंगी, उसको उन्हें हमने इस तरह से कनेक्ट करा है। क्यों यूज़ करते हैं, कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज़ करने के लिए। ओवरऑल कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएंगी। ये पैरेलली कनेक्टेड है। अगर ये पैरेलली कनेक्टेड है तो हमें पता है CT की वैल्यू पैरेलली इंक्रीज़ होती है, C1 + C2 + C3, ये कुछ एक वैल्यू हो जाने वाली है। तो वो कितनी हो जाएगी, कैपेसिटेंसेस कितनी आ रही है। अगर प्लेट्स 5 हैं तो कैपेसिटेंसेस 4 आ रही हैं। अगर प्लेट्स n है तो कैपेसिटेंसेस n-1 आ रही है। तो अगर पहले 2 प्लेट्स के बीच में कैपेसिटेंस C थी तो अब n-1 C हो चुकी है। तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन C। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपेसिटेंस ऑफ 3 प्लेट कैपेसिटर इज दैट ऑफ 2 प्लेट कैपेसिटर्स। देखिए 3 प्लेट कैपेसिटर है, n अब आपके पास क्या है 3, तो इसमें n-1 C, यही कंसेप्ट रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3-1 दैट इज 2C। और 2 प्लेट कैपेसिटर है तो 2-1, तो ये क्या हो जाएगा C। दैट मीन्स द कैपेसिटेंस ऑफ 3 प्लेट कैपेसिटर इज 2 times दैट ऑफ 2 प्लेट कैपेसिटर्स। ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, द कैपेसिटेंस ऑफ 4 प्लेट कैपेसिटर्स इज दैट ऑफ 2 प्लेट। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3, यहाँ क्या हो जाएगा 1, दैट इज 3 times, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैपेसिटर ऑफ 20 microfarad is charged to 500 volt is connected in parallel with another capacitor of 10 microfarad capacitance and charged to 200 volt. The common potential is, कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला अभी हमने डिस्कस करा, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बन जाता है, शेयर्ड पोटेंशियल और कॉमन पोटेंशियल। तो ये फॉर्मूला आपके पास बन रहा है, ये C1 की वैल्यू है, ये V1 की वैल्यू है, पैरेलली कनेक्ट होते हैं, और ये C2 की वैल्यू है और ये V2 की वैल्यू है। तो इन सबको अगर वैल्यूज़ को पुट कर देंगे तो देखिए क्या आंसर आता है आपका। कैलकुलेशन कीजिएगा और देखिएगा आंसर आपका रहेगा 400 वोल्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैपेसिटर ऑफ 1 माइक्रोफैरड इज चार्ज टू अ पोटेंशियल ऑफ 50 वोल्ट, इट इज नॉट कनेक्टेड टू अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस दिस, द कॉमन पोटेंशियल इज। अगेन आपको कॉमन पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, C1 C2 प्लस C2 V इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये C1 की वैल्यू है, ये V1 की वैल्यू है, ये C2 की वैल्यू है और अनचार्ज कैपेसिटर है, दैट मीन्स Q 0 है और V2 क्या है 0 है। अब हमें पता है Q इज़ प्रोपोर्शनल टू V, Q इज़ प्रोपोर्शनल टू V एंड और Q इज़ इक्वल टू CV, ये फॉर्मूला हमें क्लियर है। तो इससे हम ये V2 इक्वल टू 0 कंक्लूड कर सकते हैं। तो ये फैक्टर आपका क्या हो जाएगा 0, V इज़ इक्वल टू C1 की वैल्यू, V1 की वैल्यू और C1 प्लस C2 1 + 4। तो देखिए कैलकुलेशन करके क्या वैल्यू आती है, 10 वोल्ट इज़ योर शेयर्ड पोटेंशियल। तो इस पर और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसी तरह के क्वेश्चन इस पे बनने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 2 पिको फैरड रहेगा। अगर ये कैपेसिटर्स हैं, कैपेसिटेंस है, कूलम रहता है चार्ज के केस में, कनेक्टेड
in parallel across 120 volt DC, the sum of the total charge on the capacitor is, ठीक है, QT आपको फाइंड आउट करना है। दो कैपेसिटर्स हैं, पैरेलली कनेक्टेड हैं, वन इज 2 पिकोफैरेड, अनदर वन इज 6 पिकोफैरेड। 120 वोल्ट के क्रॉस कनेक्टेड है। आपको QT की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, टोटल चार्ज कितना रहा होगा। तो क्या ये फाइंड आउट करा जा सकता है? बिल्कुल करा जा सकता है। Q का फॉर्मूला क्या रहता है? Q इज इक्वल टू CV, या तो कर लो Q1 इज इक्वल टू C1V1 रहेगा, Q2 इज इक्वल टू C2V2 रहेगा, फिर दोनों को QT क्या हो जाएगा? Q1 प्लस Q2। हमें पता है पैरेलली चार्जेस की वैल्यू डिफरेंट होती है, तो दोनों कैपेसिटर्स में जो चार्जेस होंगे वो डिफरेंट होंगे और सीरीज में चार्ज सेम रहता है। इसे आप कंपेयर करेंगे करंट से। करंट का फॉर्मूला क्या रहता है? चेंज इन चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जिस तरह से हम कहते हैं कि सीरीज में करंट सेम रहता है, उसी तरह से हम कहेंगे कि सीरीज में चार्ज सेम रहता है, और पैरेलल में करंट डिफरेंट रहता है, उसी तरह से आपका चार्ज जो है पैरेलल कनेक्शन में डिफरेंट रहेगा। तो इस QT से ये वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। C1 देखिए क्या है? 2 है। अब देखिए 120 वोल्ट अगर इसके क्रॉस है तो 120 ही यहाँ रही होगी और 120 ही यहाँ रही होगी, क्योंकि हमें पता है पैरेलली वोल्टेज सेम रहती है। तो ये वैल्यूज आपकी पीको में आएंगी, क्योंकि आपकी जो कैपेसिटेंसेस हैं उनकी वैल्यू पीको फैरेड है, तो चार्जेस पीको कूलम की क्वांटिटी में रहेंगे। तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं और आप आंसर निकाल सकते हैं। आंसर रहेगा 960 पिको कूलम। या एक और मेथड हो सकता है जिससे इसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले आप CT निकाल लीजिए और QT इज इक्वल टू CT बाई V। T है इक्विवेलेंट, CT टोटल कैपेसिटेंस। टोटल कैपेसिटेंस हमें पता है किस तरह से रहती है पैरेलल के केस में, समेशन 6 + 2 8, और QT क्या हो जाएगा? 8 इंटू वोल्टेज 120। तो इससे भी आपका आंसर 960 पिको कूलम आएगा। ठीक है, किसी भी तरह से करा जा सकता है। क्वेश्चन को अप्रोच करने के डिफरेंट मेथड हो सकते हैं। आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, वो कंसेप्ट आप सही से अप्लाई करें और अपनी कैलकुलेशन सही करें, तो किसी भी मेथड से आप क्वेश्चन को कर लीजिए, आपका आंसर सही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 कैपेसिटर्स of capacitance 3, 9 and 18 microfarad are connected once in series and other time in parallel. The ratio of equivalent capacitance in two cases CS CP will be। CP निकालना इजी है, तो पहले हम वही निकाल लेते हैं। पैरेलल में सम रहेगा 3 + 9 + 18। देखिए ये क्या वैल्यू आती है, और सीरीज़ अगर हमें निकालनी है तो सीरीज़ में 1/C1 1/C2 + 1/C3। ये कैलकुलेशंस भी आप कर सकते हैं। और एंड में भूलिएगा नहीं कि ये 1/CS है, तो आप उसे क्या करोगे? रेसिप्रोकल उसका लोगे। तो ये कैलकुलेशंस कर दीजिएगा, दोनों को डिवाइड कीजिएगा। बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि CS न्यूमिनेटर में है और CP डिनोमिनेटर में है। कई बार इसी में मिस्टेक हो जाती है, और आंसर्स में सपोज 1:15 है तो कई बार 15:1 इस तरह के आंसर्स भी दिए होंगे, तो कई बार वहाँ मिस्टेक हो जाती है। तो चलिए ध्यान से इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा और देखिएगा कि क्या आंसर आ रहा है। का आंसर आएगा 1:50। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B टर्मिनल। ठीक है, ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में क्या रहेगा? समेशन इनका। तो देखिए क्या इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा? 14 और 12 + 12 24 14।
अब तीनों सीरीज में है, तो सीरीज में किस तरह से करते हैं, तो 1/14 प्लस 1/24 प्लस 1/14 कर लीजिए, या हमें पता है कि ये दोनों इक्वल हैं, तो इक्वल में क्या हो जाता है, सी टोटल या इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ दैट कैपेसिटेंस अपॉन एन। ये चीज़ हम कर चुके हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं। तो यहाँ नंबर 14 कैपेसिटेंस की वैल्यू है, कितने टाइम वो इक्वल है, 2 टाइम्स, तो ये सी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा 4, सॉरी 7। और नेक्स्ट तो 24 है, इन दोनों को कैलकुलेट कर लीजिए। सी टी इन दोनों का फाइनल इक्विवेलेंट क्या रहेगा 7 × 24 अपॉन 7 + 24। इसे कैलकुलेट करके देखिएगा कि क्या वैल्यू आएगी। आंसर रहेगा आपका 5.4 माइक्रोफैरड। तो इस तरह से आप कैलकुलेशंस जब बहुत से क्वेश्चन करोगे, बहुत से कैलकुलेशंस प्रैक्टिस कर लोगे, तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कि कौन सा आपको पेयर करना है, कौन सा पेयर करना है जिससे आपकी कैलकुलेशंस इजीली हो जाए, ठीक है, और आपका टाइम भी सेव हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी टर्मिनल, ठीक है, यहाँ से ए एंड बी टर्मिनल, दैट मीन्स यहाँ से करंट आ रहा होगा, तो इन तीनों कैपेसिटेंसेस में तो क्या है सेम ही जा रहा है, तो इनकी कैलकुलेशन कीजिए। यहाँ ए टर्मिनल है, यहाँ बी टर्मिनल है, तीनों सीरीज में है, तो यहाँ क्या कैलकुलेशन हो जाएगी, इक्वल है, इनकी वैल्यू क्या है 9 और कितने टाइम है 3। ये फाइनल डायग्राम बन जाएगा। दोनों पैरेलल में है तो 3 + 2 फाइनल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आंसर रहेगा। ऑप्शन बी, यहाँ मिस्टेक है, उसे करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 15 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज, देखिए कुछ कैपेसिटर्स हैं, यहाँ पर कितना पोटेंशियल होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो हमने पोटेंशियल डिवीज़न रूल कैपेसिटर्स के केस में देखा था। देखिए अगर यहाँ टोटल पोटेंशियल V है, यहाँ V1 है, यहाँ V2 है, ये कैपेसिटर C1 ये C2 है, तो V1 का फॉर्मूला क्या रहता था, टोटल वोल्टेज इनटू, अगर हमें C1 के क्रॉस देखनी है तो यहाँ C2 रहता था अपॉन सम ऑफ कैपेसिटेंसेस। सेकेंड केस में अगर V2 वोल्टेज C2 के क्रॉस है तो यहाँ न्यूमिनेटर में C1 रहता था। ये फॉर्मूलाज थे वोल्टेज डिवीज़न रूल के, तो ये आपको ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो आप इसे इसके क्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन दोनों की कैलकुलेशन कर लीजिए, ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में इनका क्या हो जाएगा समेशन 2 + 2 4 माइक्रोफैरड, और यहाँ क्या रहेगा 15। इनके क्रॉस वोल्टेज कितनी है 240, तो यहाँ वोल्टेज आपको फाइंड आउट करनी है, तो वो वोल्टेज क्या हो जाएगी, अगर सपोज मैं उसे V से डिनोट कर रही हूँ तो ये कितनी है 240 इनटू, अगर यहाँ फाइंड आउट करनी है तो आपको ये कैपेसिटेंस की वैल्यू लेनी पड़ेगी अपॉन सम ऑफ कैपेसिटेंसेस। तो ये कैलकुलेशंस आप कर देंगे तो आप आंसर रहेगा 50 वोल्ट। देखना इनकी कैलकुलेशंस करके ये अप्रॉक्सीमेटली 50.52 के अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है। तो कई बार इस तरह की कैलकुलेशन करके आपका आंसर इस तरह का भी आएगा, तब भी आप नियरेस्ट वैल्यू देखेंगे। देखिए 120 50.52 के नियरेस्ट क्या है 50 है, 80 बहुत दूर है 120 और 180 बहुत ही दूर है, तो इस तरह से भी आप आंसर मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी टर्मिनल। इस तरह के रेजिस्टेंस के सर्किट हमने बहुत से डिस्कस करे हैं, तो आई होप आप उस रेजिस्टर्स का जो टॉपिक है वो जो हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे थे, बहुत से न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करे हैं, तो उससे उन्हें आप देख के आए हैं। उसी तरह से हम ये चीज़ें भी डिस्कस करेंगे कि इस तरह के सर्किट्स हैं हम किस तरह से उसे सॉल्व करते हैं। अगर इस तरह का सर्किट है तो हम उसे किस तरह से सॉल्व करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने रजिस्टर्स के केस में देखी हैं। डिफरेंट सर्किट्स हैं, हमने रजिस्टर्स के केस में ये सर्किट सॉल्व करना देखे हैं। अब हम कैपेसिटर्स के लिए देख रहे हैं, ठीक है। सर्किट को तो उसी तरह से सॉल्व करेंगे जिस तरह से रजिस्टर्स है, इंडक्टर्स है, बट यहाँ अगर सीरीज़ में है तो अलग फॉर्मूला लग रहा है।
अगर रजिस्टर से कंपेयर करें तो देखिए इस तरह के सर्किट हम किस तरह से सॉल्व करते थे। सपोज ये ए डैश है, ये बी डैश है, तो मैं अगर यहाँ ए डैश और बी डैश और यहाँ ए और बी इस तरह से ड्रॉ कर लूँ, तो ए डैश और बी डैश के बीच में क्या है, 3 माइक्रोफैरेड का एक कैपेसिटर है, और ए डैश के बीच में 3 माइक्रोफैरेड का ये वाला कैपेसिटर है। और अब देखिए ए और बी डैश के बीच में क्या है, शॉर्ट सर्किट। देन ए डैश और बी के बीच में, ए डैश और बी के बीच में क्या है, एक शॉर्ट सर्किट। और बी डैश और बी डैश और बी के बीच में क्या है, दिस 3 माइक्रोफैरेड। तो आपका ये सर्किट इस तरह से हमने बना लिया। अब देखिए यहाँ क्या है, इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। तो अगर मैं इसे ड्रॉ करना चाहूँ तो इन दोनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर सकती हूँ और इन दोनों पॉइंट्स को भी मैं ज्वाइन कर सकती हूँ, क्योंकि जितना पोटेंशियल ए है उतना ही पोटेंशियल आपका बी डैश पे है, जितना पोटेंशियल ए डैश पे है उतना ही पोटेंशियल आपका बी पे है। तो ये क्या बन गया, 3 कैपेसिटेंसेस ऑफ 3 माइक्रोफैरेड इन पैरेलल। ठीक है, तो इस तरह का सर्किट है, अगर प्रैक्टिस करा हुआ है तो आप सीधा कह सकते हो कि ये 3 माइक्रोफैरेड की कैपेसिटर्स हैं जो कि पैरेलल में है, या रेजिस्टर्स हैं तो वो 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में है। ठीक है, फिर उनकी वैल्यू कुछ सेम भी हो सकती है, कुछ डिफरेंट भी हो सकती है। तो देखिए अगर पैरेलल में है तो अगर कैपेसिटेंसेस हैं तो इक्विवेलेंट क्या रहेगा, समेशन। तो आंसर क्या आएगा, 9 माइक्रोफैरेड। अगर रेजिस्टेंसेस रहते तो क्या हो जाता, 3/3 इज इक्वल टू 1 ओम हो जाता, क्योंकि इसमें फॉर्मूला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पैरेलल के केस में और कैपेसिटर के केस में डिफरेंट है। अगर इस तरह का एक सर्किट हमें सॉल्व करना है, ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट हमने करा है, वो लेक्चर आप ज़रूर देख के आइए। हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं कि ब्रिज बैलेंस्ड है या नहीं है। ब्रिज बैलेंस को चेक करने के लिए ये वाला रेजिस्टेंस इनटू दिस रेजिस्टेंस, अपोजिट ब्रांच के रेजिस्टेंसेस अगर इक्वल है इन दो अपोजिट ब्रांच के रेजिस्टेंसेस के, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम कहते थे कि ब्रिज बैलेंस है। तो उसी तरह से हम यहाँ रिएक्टेंसेस को चेक करेंगे, 10/10 या कैपेसिटेंसेस की वैल्यू को चेक करेंगे। अगर ये देखिए 10/10 अपोजिट की, और यहाँ 10/10, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है। ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, अपोजिट ब्रांचेस का प्रोडक्ट, अपोजिट ब्रांचेस का प्रोडक्ट। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है दैट मीन्स ब्रिज बैलेंस्ड है, दैट मीन्स इस ब्रांच में, मिडल ब्रांच में करंट की वैल्यू क्या है, 0 है। और इक्विवेलेंट, अगर आपको इक्विवेलेंट RT फाइंड आउट करना है या CT फाइंड आउट करना है, वो किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, जिनमें करंट जा रहा है हम क्या कहते हैं, सीरीज में कब है, जब करंट की वैल्यू सेम है। पैरेलल में कब है, जब करंट की वैल्यू डिफरेंट है और वोल्टेज की वैल्यू सेम है। दैट मीन्स ये जो 10 माइक्रोफैरेड का वैल्यू है, 10 माइक्रोफैरेड है, ये आप कैलकुलेशन में यूज़ नहीं करेंगे। तो आपका सर्किट किस तरह का बन जाएगा, इस ब्रांच को आप ओमिट कर देंगे और आपका सर्किट कुछ इस तरह का बन जाएगा। यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, क्योंकि इस मिडल ब्रांच में करंट की वैल्यू 0 है। तो देखिए ये 2 सीरीज़ में है, ये भी 2 सीरीज़ में है, तो यहाँ इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, सीरीज़ में 10/2, 5 वैल्यू क्या है और नंबर ऑफ टाइम्स 5, यहाँ भी क्या हो जाएगा 5। अब ये दोनों पैरेलल में हैं तो 5 + 5 10 आपकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस रही होगी। आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अभी तक अगर आपने हमारे वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप उन लेक्चर्स को देख के आइए, क्योंकि हमने उसमें बहुत इन डेप्थ स्टडी करा है कि किस तरह से ये कंडीशन बनती है, किस तरह से करंट 0 हो रहा है, क्यों हम उसे कैलकुलेशंस में नहीं यूज़ कर रहे हैं। चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। तो देखिए यहाँ से कुछ करंट जा रहा होगा, डिवाइड हो रहा होगा। अगर हम ये लास्ट वाली ब्रांच लें तो इन तीनों में सेम ही करंट होगा, दैट मीन्स ये सीरीज में है। वैल्यू क्या है, सेम, और नंबर ऑफ टाइम्स कितना है, 1 2 3 3, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइक्रोफैरेड। तो ये सर्किट किस तरह से बनेगा देखिएगा। इन तीनों को हटा के मैंने 1 माइक्रोफैरेड का एक कैपेसिटर
कैपेसिटेंस या कैपेसिटर यूज़ कर लिया, बाकी सबकी वैल्यू सेम है। तो ये क्या है 1 और 2 एंड 1 माइक्रोफैरड अब पैरेलल में है, तो इनमें क्या रहेगा 2 + 1, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा 3। तो सर्किट किस तरह का बन जाएगा, इन दोनों का हटा के मैं एक कैपेसिटर लगा रही हूँ जिसकी वैल्यू क्या है 3, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 और यहाँ 3 है। अब ये अगेन फिर से सीरीज में आ गया, इसी तरह का एक कनेक्शन बन गया, दैट मीन्स 3 + 3 / 3, तो ये क्या हो जाएगा अगेन 1 बन जाएगा इसका इक्विवेलेंट। ये 3 है, ये 2 है, ये देखिए 3 है और ये क्या बन रहा है 1, तो ये सर्किट फिर से अगेन इसकी तरह बन रहा है, तो इसका इक्विवेलेंट हमने देखा है ये क्या है 3, इन दोनों को हटा के एक 3 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर यूज़ कर लेंगे, तो ये भी क्या है 3। तो अब ये क्या हो जाएगा अगेन सीरीज में है, तो सीरीज में प्लस कर दें, नहीं डिवाइड करेंगे 3/3, क्या हो जाएगा 1 माइक्रोफैरड। तो आपका आंसर आ जाएगा बी। देखिए रिपीटिव सर्किट है, जिस तरह से ये बन रहा है अगेन फिर से उस तरह का बन रहा है, देखिए फिर से उस तरह का 3 सीरीज में बन रहे हैं, बट आपको ध्यान ये देना है कि रेजिस्टेंस की तरह कैलकुलेशन ना कर दीजिएगा, क्योंकि एक ना एक ऑप्शन आपका उस तरह से सेट करा होगा, तो रेजिस्टेंस की तरह कैलकुलेशन नहीं करेंगे। कैपेसिटेंसेस में डिफरेंट सीरीज और पैरेलल के कंसेप्ट है, उसी तरह से कैलकुलेशंस कीजिएगा। बाकी बहुत से क्वेश्चन हमने रेजिस्टेंसेस पे प्रैक्टिस करे हैं, वो सारे क्वेश्चंस उसी तरह के सर्किट, बहुत से डायग्राम्स है, बहुत सी फॉर्म्स है, उस तरह के कैपेसिटेंसेस पे भी सेम क्वेश्चंस बन जाएंगे। बस आपको फॉर्मूलाज पता होने चाहिए कि कैपेसिटेंसेस में आपको कौन से फॉर्मूलाज यूज़ करने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। C2 = 10 माइक्रोफैरड एंड ऑल अदर कैपेसिटेंसेस आर 4 माइक्रोफैरड, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन XY टर्मिनल। तो इस तरह का सर्किट हम किस तरह से सॉल्व करते थे, सपोज यहाँ A है, यहाँ B है, तो यहाँ A B रहेगा और ये क्या है X और Y। तो देखिए इनमें क्या कैपेसिटेंसेस हैं, यहाँ कुछ कैपेसिटेंस की वैल्यू है, यहाँ है, यहाँ है और देखिए यहाँ है, ये देख लीजिए क्या क्या वैल्यू है। ये C2 है, X और A के बीच में C1 है, X और B के बीच में C4 है, A और Y के बीच में C5 है एंड Y एंड B के बीच में C3 है। तो ये आपने इस तरह से सर्किट डायग्राम को बना लिया। तो आपको XY टर्मिनल से देखना है, तो पहले देखिए कि ये ब्रिज बन रहा है, क्या ये यहाँ C2 में कुछ करंट फ्लो होगा या नहीं होगा। अगर करंट फ्लो होगा तो मेथड डिफरेंट है, जैसे हमने रेजिस्टेंसेस के केस में डिस्कस करा था। अगर नहीं होगा तो हम इस ब्रांच को कैलकुलेशंस में हटा देंगे। तो क्या कह रहा है C2 की वैल्यू 10 माइक्रोफैरड है, बाकी सभी की वैल्यू कितनी है 4 4 4 4। तो 4 × 4 अपोजिट ब्रांचेस का प्रोडक्ट देखें, 4 × 4 इक्वल रहा होगा। अगर ये इक्वल है तो यहाँ कुछ भी करंट नहीं रहा होगा, तो सर्किट डायग्राम सिंप्लीफाई होके कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो अब ये सीरीज में है तो 4/2 और नीचे वाला भी ब्रांच में 2 2 और दोनों का सम क्या रहेगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू 4 माइक्रोफैरड। तो आई होप आपका ये क्वेश्चन क्लियर है। अगर आपको पूरी ही वीडियो में कुछ भी डाउट होता है या कोई भी आपकी क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपकी वो क्वेरी सॉल्व करी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 कैपेसिटेंस C1 C2 C3 आर ज्वाइंट टू फॉर्म अ बैटरी, द करेक्ट कंडीशंस आर। चार्जेस की में देखा है, पूछा गया है कि कौन सी कंडीशन रही होगी, और वोल्टेजेस में पूछा गया है कि क्या कंडीशन रही होगी। चार्जेस हमने कहा है कि करंट की तरह रहते हैं, तो सपोज यहाँ एक करंट I1 है और यहाँ I2 और I3 है, तो हम क्या कहते हैं KVL के अकॉर्डिंग, सॉरी KCL के अकॉर्डिंग, जो करंट यहाँ से आया है वही इन दोनों में डिवाइड हुआ है, तो I1 = I2 + I3, जो करंट यहाँ से आ रहा है वो ही तो इन दोनों ब्रांचेस में जा रहा है। या इस पॉइंट पे अगर हमें लगाना हो KCL, सम ऑफ इनकमिंग करंट = सम ऑफ आउटगोइंग करंट। इनकमिंग क्या है I1 और आउटगोइंग क्या है I2 + I3, तो चार्जेस का भी क्या रहेगा Q1 = Q2 + Q3। फॉर्मूला अभी हम डिस्कस कर चुके। अगर हमें वोल्टेजेस का देखना है तो देखिए वोल्टेजेस का कैसे हो सकता है, KVL लगा दो, यहाँ से स्टार्ट कर दो, -V + V2 और एक ब्रांच ले लेंगे
ये लूप ले लें ऊपर वाला, तो ये ब्रांच क्या हो जाएगी, नेगेटिव ऑफ V प्लस V1, ये वोल्टेज ड्रॉप है, देन प्लस V2 इज इक्वल टू 0। तो V क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। देखिए, या फिर अगर आप नीचे वाला लूप लेते तो क्या बनता, नेगेटिव ऑफ V प्लस V1। अब वोल्टेज ड्रॉप इस लूप के लिए क्या हो जाता, V3, पॉजिटिव ऑफ V3 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बनता, V इज इक्वल टू V1 प्लस V3। तो देखिए ये कंडीशंस कहाँ सेटिस्फाई हो रही हैं, ऑप्शन सी में सेटिस्फाई हो रही हैं, वेयर Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस Q3 एंड वोल्टेजेस क्या है, V1 प्लस या तो V2 है, यहाँ अगर V3 भी होता तब भी ये करेक्ट होता। ठीक है, तो इस तरह से ये कैलकुलेशंस कर देंगे, KVL KCL ही यूज़ कर रहे हैं, कोई भी कन्फ्यूज़न की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ n कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस C आर कनेक्टेड इन सीरीज विद द बैटरी ऑफ V वोल्ट, देन एनर्जी स्टोर्ड इन ऑल कैपेसिटर्स विल बी। देखो एनर्जी स्टोर्ड 1/2 CV², जिसे हम U से भी डिनोट करते हैं, ये फॉर्मूला रहता है। आप देखिए अगर C कैपेसिटर्स हैं जो कि सीरीज़ में हैं, n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हैं जो कि सीरीज़ में है, तो सीरीज़ में कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, C नंबर n। तो अब यहाँ टोटल कैपेसिटेंस हो जाएगी एनर्जी, टोटल एनर्जी के लिए हम यहाँ टोटल कैपेसिटेंस यूज़ करेंगे, तो UT की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 C/n V², CV² अपॉन 2n। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन बनता है उसके अकॉर्डिंग, आपका ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, three capacitors of capacitance 6 microfarad each are available. The minimum and maximum capacitance will be obtained are, minimum क्या रही होगी, CT, जब सारे कैपेसिटेंसेस सीरीज में हैं, C/n, और CT मैक्सिमम कब रही होगी, जब पैरेलल में है, तो वैल्यू क्या बन जाएगी, n इंटू सी। ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, मिनिमम और मैक्सिमम यही केसेस बनते हैं। आप करके देखिएगा, 3 कैपेसिटेंसेस को एक बार सीरीज़ में कैलकुलेट कीजिए, एक बार पैरेलल में कैलकुलेट कीजिए, या इस कॉम्बिनेशन में भी कैलकुलेट करके देखिएगा कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ किस में आ रही हैं। ठीक है, ये कैलकुलेशंस करके देखिएगा और देखिएगा कि मैं ये कह रही हूँ कि मिनिमम सीरीज़ के केस में है, क्या ये कंडीशन ट्रू है या नहीं है, और मैक्सिमम पैरेलल के केस में आ रही है, क्या ये कंडीशन ट्रू है या नहीं है। इस केस में कुछ एक वैल्यू रहेगी जो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में रहेगी। ठीक है, तो ये कैलकुलेशंस आप कर सकते हैं। सी की वैल्यू कितने हैं, 6, और नंबर ऑफ टाइम्स 3 है। ऑप्शन बी आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैपेसिटर इज चार्ज थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 200 वोल्ट and possesses charge of 0.1 coulomb. When discharged it would release an energy of, देखिए कितना चार्ज स्टोर होगा, कितनी एनर्जी स्टोर होगी, वही तो डिस्चार्ज होगी। तो अगर स्टोरेज का फॉर्मूला हाफ CV² है, तो डिस्चार्ज होने का फॉर्मूला कि कितनी एनर्जी डिस्चार्ज होगी, वो भी फॉर्मूला आपका सेम ही रहेगा, क्योंकि जितनी एनर्जी स्टोर हो रही है उतनी ही डिस्चार्ज होगी। तो ये वैल्यूज़ आप पुट कर सकते हैं। अब C की वैल्यू नहीं दी है, V की वैल्यू दी है। ये V की वैल्यू कितनी है, 200 वोल्ट, और ये एक चार्ज की वैल्यू दे रखी है 0.1 कूलम। तो हमें कुछ फॉर्मूलाज पता है, Q इज इक्वल टू CV। तो C की जगह हम क्या पुट कर दें, QV पुट कर दें इस फॉर्मूले में, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसकी वेरिएशन, इसी फॉर्मूले की वेरिएशन क्या है, एनर्जी स्टोर्ड और डिस्चार्ज इज हाफ QV। तो ये वैल्यूज पुट कर सकते हैं और देखिएगा आंसर क्या रहेगा, 10 जूल्स। एनर्जी को हम जूल्स में मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 5 माइक्रोफैरड। व्हेन ए ग्लास प्लेट इज इंसर्टेड बिटवीन 2 प्लेट्स, पोटेंशियल reduces to 1/8 of its original value. The value of the dielectric constant और relative permittivity, ये आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, करी जा सकती है। देखिए क्या हुआ,
कि सेम ही प्लेट्स थी, ठीक है, ये आपकी प्लेट्स हैं जिसकी कैपेसिटेंस है 5 माइक्रोफैरेड, ठीक है। अगर इसमें इसमें कुछ एक चार्ज था, अगर हमने क्या करा कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में अगर कुछ डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ है, वो आपको फाइंड आउट करना है, तो इसकी जो पोटेंशियल है वो क्या होगी, प्रीवियस केस से v डैश क्या होगी, v/8 होगी। तो आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। तो देखिए, अगर हम एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम इसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो चार्ज की वैल्यू तो सेम रही होगी, q इज इक्वल टू C1v1 या q इज इक्वल टू Q1 Q2 इज इक्वल टू C2v2। अब देखिए ये वैल्यूज भी सेम है, सिर्फ पोटेंशियल की वैल्यू है वो चेंज हो रही है। Q1 और C1 और C2 में भी डिफरेंस क्या आया इस केस में, फर्स्ट केस आपका एयर था जिसमें एप्सिलॉन नॉट A/D की वैल्यू आती, सेकंड केस में क्या रही होगी, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो हमने देखा है एप्सिलॉन नॉट के साथ एक एप्सिलॉन R की वैल्यू भी रही होगी। बाकी आपका क्या है, बाकी वैल्यूज आपकी सेम है। तो ये दोनों चार्ज में तो कुछ भी वैल्यू चेंज नहीं हुई, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपने इंट्रोड्यूस किया है, तो एप्सिलॉन नॉट AD कट जाएगा। यहाँ क्या आ रहा है, V1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन R V2, और ये हमें पता है V1 इज इक्वल टू, सॉरी, जो पहले केस में अगर V1 था तो सेकंड केस में ये वैल्यू कितनी आई, V1/8। तो ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर दूं, इससे एप्सिलॉन R की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8। आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरड इज चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 200 volt. After disconnecting from the battery, it is connected in parallel with another uncharged capacitor. The common potential is 40 volt. The capacitance of second capacitor is, ठीक है, कॉमन पोटेंशियल की बात हो रही है जिसे हम V से डिनोट करते हैं। V इज इक्वल टू C1v1 प्लस C2v2 अपॉन C1 प्लस C2, ये फॉर्मूला रहता है। वैल्यूज देखिए क्या है, 2 माइक्रोफैरड C1 की वैल्यू है, ये V1 की वैल्यू है, अनचार्ज्ड है, दैट मीन्स Q2 0 है, V2 0 है, कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है। तो ये आप चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 8 माइक्रोफैरड। Next question. 5 equal capacitors connected in series have a resultant capacitance of 4 microfarad when these capacitors are connected in parallel and charged to 400 volt DC. The total energy stored is, ठीक है, 5 इक्वल कैपेसिटर्स हैं, सपोज C है, तो अगर वो सीरीज में है तो हम क्या कहेंगे, CT विल बी इक्वल टू C अपॉन N, और इस CT की वैल्यू क्या दे रखी है, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटेंस या फिर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, कुछ भी कह सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या है, 4 माइक्रोफैरड। तो एक कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, N इंटू 4, और N की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5। तो एक कैपेसिटर की वैल्यू कितनी है, 20 माइक्रोफैरड। जब ये सारे कैपेसिटर्स पैरेलली कनेक्टेड होंगे और 400 वोल्ट डीसी से कनेक्टेड होंगे तो एनर्जी कितनी स्टोर हो रही होगी। तो देखिए, अब इस केस में हाफ CV² आपकी एनर्जी रहती है, एनर्जी स्टोर, ये V की वैल्यू दे रखी है, तो अब ये C की वैल्यू ना होके CT की वैल्यू रही होगी, क्योंकि पैरेलली जब ये 5 कैपेसिटर्स जो कि इक्वल वैल्यू के हैं, जिनकी वैल्यू एक की वैल्यू 20 माइक्रोफैरड है, जब वो 5 अगर पैरेलली लग रखे हैं तो टोटल एनर्जी कितनी स्टोर हो रही है वो पूछा गया है। तो पैरेलल के केस में CT की वैल्यू क्या हो जाएगी, N इंटू C, 5 इंटू 20, ये आपकी CT की वैल्यू होगी जो आप यहाँ पुट कर देंगे। वोल्टेज की वैल्यू आपको गिवन है। देखिए ये आंसर किस में है, जूल्स में, और यहाँ कैपेसिटेंस किस में थी, माइक्रो में। तो एक यहाँ फैक्टर रहेगा 100 इंटू 10⁻⁻6 का। तो आप ये कैलकुलेशंस कीजिएगा और देखिएगा आपका आंसर क्या रहेगा, 8 जूल्स।
Next question, two capacitors of capacitance 0.3 and 0.6 microfarad respectively are connected in series. The combination is connected across a potential difference of 6 volt. The ratios of energy stored by the capacitors will be, ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड हाफ CV², ठीक है। तो अगर फर्स्ट के केस में हम U1 क्या दें तो हाफ C1 V1² हो जाएगी, सेकंड के केस में क्या हो जाएगी हाफ C2 V2²। तो रेशो आपको इसका पूछा गया है तो ये चीज़ तो कैंसिल हो जाएगी। अब ये क्या बच गया C1 V1² अपॉन C2 V2²। C1 की वैल्यू 0.3 है, C2 की वैल्यू 0.6 है। आपको V1 और V2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। टोटल वोल्टेज दे रखी है तो आप क्या लगा दोगे, वोल्टेज डिवीजन रूल, और इससे V1 कैसे फाइंड आउट कर लेंगे, टोटल वोल्टेज अगर 0.3 के क्रॉस है V1 तो यहाँ कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या आएगी 0.6 अपॉन सम ऑफ कैपेसिटेंसेस। तो देखिए V1 की वैल्यू कैलकुलेट करके क्या आती है 4 वोल्ट रही होगी। इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी है 4 वोल्ट और टोटल वोल्टेज कितनी है 6 वोल्ट। तो बाकी का वोल्टेज ड्रॉप 0.6 के क्रॉस हो रहा होगा। तो ये 4 है तो इसमें से कितना बच गया 2, क्योंकि टोटल कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए। अगर 4 यहाँ है तो 2 यहाँ है, या फिर आप V2 6 इंटू 0.3 अपॉन 0.6 प्लस 0.3 ये इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तब भी आपकी वैल्यू देखिएगा 2 वोल्ट ही आ रही होगी। या आपको पता है अगर टोटल जितनी है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो 4 वोल्ट तो ये बाकी की जो बचेगी वो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप हो रही होगी। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पुट कर देंगे और देखेंगे कि क्या वैल्यू आ रही है। 4 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर करना नहीं भूलेंगे, इससे आपका आंसर डिफरेंट रहेगा। कैलकुलेशंस कीजिएगा और देखिएगा आंसर क्या रहेगा आपका, ऑप्शन बी 2। लास्ट क्वेश्चन है, कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय ए बैटरी व्हेन द कैपेसिटर इज हैविंग एयर कोर, द चार्ज ऑन द प्लेट इज 70 microfarad. When the same capacitor has mica of dielectric 7, the charge on the plate is, आपको Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब आपके पास डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस करा गया जिसका रिलेटिव परमिटिविटी 7 है। फर्स्ट केस में आपका Q1 है 70 माइक्रोफैरड, ठीक है। वोल्टेज सेम है, Q1 की C1 V1 रहा होगा, ठीक है। वोल्टेज सेम आ रही है, या Q का फॉर्मूला क्या रहता है एप्सिलॉन R A/D, ठीक है। तो फर्स्ट केस के लिए क्या वैल्यू रही होगी, फर्स्ट केस आपका एयर का केस है तो एप्सिलॉन A/D रही होगी। सेकंड के केस में क्या आएगा, एक एप्सिलॉन R की वैल्यू भी आएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं ये कह दूं कि Q2/Q1 ये मैं ले लूं तो ये चीज़ क्या आ जाएगी एप्सिलॉन R की वैल्यू, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें सेम है। तो Q2 की वैल्यू क्या आ जाएगी एप्सिलॉन R इंटू Q1। तो फर्स्ट केस में कितना था, फैरेड नहीं रहेगा, ये कूलम रहेगा, चार्ज है तो उसके यूनिट्स कूलम रहते हैं। आंसर क्या रहा होगा 490 माइक्रोकूलम। तो इसी क्वेश्चन को आप डिफरेंट मेथड से भी अप्रोच कर सकते हैं, बट आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, वो सही होने चाहिए। अगर आपने हमारे इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो सेम ही तरह के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए। आपका अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या हमारी ID है examspreptarget@gmail.com, वहाँ भी आप हमें मेल कर सकते हैं। थैंक यू।